इसमें हमें 3.8 थ्योरम कर रहे हैं। यदि W1 W2 एक परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की दो उपसमष्टियां हैं। उपसमष्टि का मतलब यानी W1 और W2 दोनों ही V के सबसेट हैं। V के अवयवों को लेकर बनाया गया एक सेट है जो कि सदिश समष्टि की सभी कंडीशंस को वेरीफाई करता है। अर्थात W1 और W2 के अंदर सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष समवर्तता का नियम तथा उसके साथ सदिश समष्टि की जो कंडीशंस थी उन सभी को अप्लाई करता है। सदिश समष्टि की कंडीशंस W प्लस जो होगा वो हमारे पास आबेली ग्रुप बनेगा। उसमें फिर सदिश योग में बंटनता गुणधर्म और अदिश गुणन पर बंटनता गुणधर्म, साक्षरता का नियम और उसके साथ में इकाई तत्समक का नियम लागू होता है। ये 5 कंडीशंस थी, वो पांचों कंडीशंस अप्लाई होंगी। हमें सिद्ध करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, पीछे एक टॉपिक कर चुके हैं। W1 प्लस W2 का मतलब होता है इसमें कि दो सदिशों का एक घातीय योग, और हमने ये सिद्ध किया था कि W1 प्लस W2, अगर W1 और W2 दोनों सदिश समष्टि है तो उनका योग भी सदिश उपसमष्टि बनेगी, यानी W1 प्लस W2 भी एक सदिश उपसमष्टि होती है। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, एक थ्योरम थी जो पहले चैप्टर में हमने की थी। हमें यह सिद्ध करना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। इसका मतलब W1 प्लस W2 के आधार में अवयवों की संख्या बराबर हमें सिद्ध करनी है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि W1 में के आधार में अवयवों की संख्या, W2 के आधार में अवयवों की संख्या और माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 के आधार में अवयवों की संख्या के बराबर आएगा W1 प्लस W2 के आधार में अवयवों की संख्या। हल करने के लिए हम सबसे पहले इस छोटे से पार्ट को ले लेते हैं। यह है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। माना W1 इंटरसेक्शन W2 का जो डायमेंशन है, हम ये मान के चल रहे हैं डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो M है। अगर M मान के चलेंगे तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 में अवयवों की संख्या जो होगी वो हमारे पास आधार में अवयवों की संख्या जो होगी वो M होगी। और ये मान लेते हैं कि S जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का आधार है। अर्थात S में जो अवयव हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा M, ये S लीनियर इंडिपेंडेंट है तथा L ऑफ S जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 को व्यक्त करता है। अब सबसे पहले S जो है सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का। अगर S सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का तो इसका मतलब S सबसेट होगा W1 का भी और S सबसेट होगा W2 का भी, तभी तो इनके कॉमन एलिमेंट्स में यानी W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा है। और S जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब हमारे पास ये इसके जो कोफिशिएंट्स A1 A2 AN का मान लेके चलेंगे तो उसके बराबर 0 लेने पर उन सब के मान 0 आएंगे। ये कंडीशन से अप्लाई हो रही है। हमने एक थ्योरम की थी कि अगर कोई लीनियर इंडिपेंडेंट हमारे पास समुच्चय है तो या तो वो खुद आधार होगा और या उसको विस्तार करके किसी समुच्चय का आधार बनाया जा सकता है। S जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है और सबसेट भी है W1 का। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो या तो S W1 का आधार होना चाहिए और या फिर इसका विस्तार करके हम W1 का आधार बनाया जा सकता है। यही होगी कंडीशन हमारे पास। तो चूंकि S लीनियर इंडिपेंडेंट है अतः W1 का आधार S का विस्तार करते हुए प्राप्त कर सकते हैं।
अगर S का विस्तार करेंगे मान लेते हैं S1X, जिसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा m तो एलिमेंट आने ही आने हैं। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में हम मान लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू बीटा n एलिमेंट्स हैं। ये विस्तार करने से हमारे पास सबसेट बन जाता है W1 का, और ये सबसेट यानी S1 लीनियर इंडिपेंडेंट है तथा L ऑफ S1 जो है वो W1 को व्यक्त करता है। अर्थात हम मान के चल रहे हैं इसमें कि डायमेंशन ऑफ W1 भी बराबर है m प्लस n के। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। पहले हमने W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन m मान के चल रहे हैं, इसका मतलब इसके आधार में m अवयव विद्यमान होंगे। मान लिया S इसका आधार है, m इसमें अवयव मान लिए। अगर ये आधार है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी होगा और इसके रैखिक संचय से W1 इंटरसेक्शन W2 के अवयव बनेंगे। अब चूंकि ये S सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो ये S जो है वो W1 में भी होगा और S जो है वो W2 में भी होगा। इसका मतलब ये सारे अवयव जो है वो W1 और W2 दोनों में आएंगे। और अगर W1 और W2 में आएंगे तो हमने ये किया हुआ है कि एक समुच्चय, कोई भी सदिश समष्टि है, उसका अगर कोई उप समुच्चय है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो या तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट समुच्चय खुद आधार बनेगा और या उसका विस्तार करके आधार बनाया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि इसका विस्तार करके हम आधार बना रहे हैं। m में n जोड़ने पर हमारे पास m प्लस n W1 का आधार बन रहा है। इसी प्रकार से W2 का भी तो सबसेट है W2 का भी तो आधार परिभाषित करना है हमें। अगर W2 का आधार परिभाषित करना है तो एक और नया सेट मान लेते हैं। इसी प्रकार हम मान के चलते हैं कि W2 का आधार S2 है, जिसमें ये एलिमेंट तो बनेंगे अल्फा m तक। हम इसके साथ गामा 1 गामा 2 अप टू गामा k एलिमेंट और ले लेते हैं, जिससे डायमेंशन ऑफ W2 परिभाषित हो जाएगा m प्लस k से। अब जो हमें प्रूफ करना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर, अगर इसमें मान रख दूं मैं, W1 का मान कितना था m प्लस n, W2 का मान m प्लस k और माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 का मान m था। ये रहा W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर है, m से एक m कट जाएगा, m प्लस n प्लस k के बराबर आएगा। यह हमें सिद्ध करना है इसमें। इसका अर्थ क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर m प्लस n प्लस k का। इसका अर्थ यह है कि इसमें एक आधार लेके, एक उपसमुच्चय लेके चलेंगे इसका। उस उपसमुच्चय में ये तीन यानी m प्लस n प्लस k अवयव विद्यमान होंगे, उसको आधार सिद्ध करेंगे। हमें एक उपसमुच्चय लेना है जो किसका होगा? W1 प्लस W2 का उपसमुच्चय होगा, और उसके अवयव कितने होंगे? m प्लस n प्लस k अवयव होंगे, और हमें यह सिद्ध करना है कि वो एक आधार है। थ्योरम समझ में आई? कोई डाउट हो थ्योरम में? हमने W1 इंटरसेक्शन W2 का आधार मान लिया, W1 का आधार मान लिया, W2 का आधार मान लिया। ये सारी वैल्यू अगर RHS में पुट की तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन आ गई। इस डायमेंशन को सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करने के लिए एक समुच्चय लेके चलेंगे, और वो समुच्चय हम सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 का आधार है। अगर वो W1 प्लस W2 का आधार हो जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन इसके बराबर है। माना S3 सबसेट W1 प्लस W2 such that
S3 इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n और गामा 1 गामा 2 अप टू गामा k। इस S3 में अवयव आ गए हमारे पास m प्लस n प्लस k, और हमें सिद्ध करना है कि ये S3 जो है वो W1 प्लस W2 का आधार है। ये हमें प्रूफ करके शो करना है, इसमें सिद्ध करना है कि S3 W1 प्लस W2 का आधार है। आधार सिद्ध करने के लिए क्या क्या करेंगे? एक तो S3 को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, दूसरा हमें S3 के लिए L ऑफ S3 करेंगे और वो इक्वल प्रूफ करेंगे W1 इंटरसेक्शन W1 प्लस W2 के। टॉपिक समझ में आया? पहले इतना लिख लीजिए। अब इसमें हमें S3 को W1 प्लस W2 का आधार सिद्ध करना है। इसको आधार सिद्ध करने के लिए सबसे पहले S3 को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AM अल्फा m, B1 बीटा 1 अप टू BN बीटा n और C1 गामा 1 अप टू CK गामा k बराबर 0 लेके चलेंगे। अगर हम ये सिद्ध कर दें A1 A2 AM B1 B2 BN C1 C2 CK सभी 0 हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसको 0 सिद्ध करने के लिए इसमें से हम जो एक पार्ट दिया हुआ है उसको अलग ले लेते हैं। B1 बीटा 1 प्लस इसमें यही पार्ट ले लेते हैं C1 गामा 1 C2 गामा 2 अप टू CK गामा k, और बाकी जो जोड़ में है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये आ जाएगा माइनस का A1 अल्फा 1 माइनस A2 अल्फा 2 अप टू माइनस AM अल्फा m माइनस B1 बीटा 1 अप टू माइनस BN बीटा n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने पीछे टॉपिक किया है कि अल्फा 1 अल्फा 2 जो हमारे पास कंडीशन थी अप टू अल्फा m और बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n के जो एलिमेंट्स थे वो किसके एलिमेंट्स हैं? S2 के एलिमेंट्स, S1 के एलिमेंट्स किए थे हमने। अगर ये सभी S1 के एलिमेंट्स हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो W1 का अवयव बनेगा। हमने ये जो अल्फा 1 से लेकर बीटा n तक के एलिमेंट्स किए थे वो S1 के अवयव किए थे, और S1 सबसेट था किसका? W1 का। अगर W1 का अवयव था तो इसका मतलब इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसका एलिमेंट होगा? ये हम कहेंगे कि ये S1 के अवयव हैं। अगर S1 के अवयव हैं तो L ऑफ S1 बराबर W1 के कारण जो माइनस ऑफ A1 अल्फा 1 से लेकर माइनस ऑफ AM अल्फा m माइनस ऑफ B1 बीटा 1 से लेकर माइनस ऑफ BN बीटा n के जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? W1 के अवयव होंगे। ये कंडीशन समझ में आई? अगर ये W1 के अवयव हैं तो ये बराबर है किसके? C1 अल्फा गामा 1 से लेकर CK गामा k तक। इसका मतलब C1 गामा k 1 प्लस C2 गामा 2 अप टू CK गामा k तक का जो सम है वो बराबर होगा, बिलोंग करेगा हमारे पास किससे? W1 से बिलोंग करेगा। अगर W1 से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट किसके थे? यहां पे अगर शो करें तो हम S2 के, और S2 सबसेट था किसका? W2 का। इसका मतलब इसमें जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव किसके हैं? W2 के अवयव हैं। और इन अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी W2 में होगा, क्योंकि W2 उपसमष्टि है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि चूंकि गामा 1 गामा 2 अप टू गामा k
बिलोंग्स टू S2 और S2 सबसेट है W2 का। W2 उपसमष्टि है। अगर उपसमष्टि है तो इसका मतलब होगा कि C1 गामा 1 से लेकर C के गामा के तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके एलिमेंट्स बनेंगे? W2 के एलिमेंट्स बनेंगे। यहां तक कोई डाउट? ये एलिमेंट W1 में भी है, ये एलिमेंट W2 में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। अगर इनके इंटरसेक्शन में होंगे तो हम लिखेंगे कि अतः C1 गामा 1, C2 गामा 2 अप टू C के गामा के जो है वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 से, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये W1 में भी है, W2 में भी है, इंटरसेक्शन में भी आएंगे। और अगर ये इंटरसेक्शन में आ रहे हैं तो इसका आधार क्या माना था हमने? W1 इंटरसेक्शन W2 का S माना था, और S माना था तो जो भी इसका अवयव होता है W1 इंटरसेक्शन W2 का, उसको आधार के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने थ्योरम की थी कि अगर W1 इंटरसेक्शन W2 का कोई भी अवयव है उसको हम उसके आधार के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अगर इसका एलिमेंट है तो जो इसका आधार था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसको लिखा जा सकता है। आधार क्या है उसका? अल्फा 1 से लेकर क्या एलिमेंट है? C1 गामा 1, C2 गामा 2 अप टू C के गामा के इक्वल्स टू होगा D1 अल्फा 1 से लेकर DM अल्फा M। कंडीशन क्या है इसमें कि L ऑफ S जो है वो हमारे पास बराबर है W1 इंटरसेक्शन W2 के, अर्थात जो S के अवयव हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 इंटरसेक्शन W2 के अवयवों को व्यक्त करेगा। इसका एक एलिमेंट हमने ये अभी अभी व्यक्त किया है, तो इसका मतलब इसके जो आधार है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसके बराबर आएगा, जहां D1 से लेकर DM तक कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है, F है, क्षेत्र के अवयव हैं। और सॉल्व करें इसको, सभी टर्म्स को इधर ले आए। C1 गामा 1, C2 गामा 2 अप टू C के गामा के माइनस D1 अल्फा 1 से लेकर माइनस DM गामा M अल्फा M इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 0। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है S1 के अवयवों का, S2 के अवयवों का। S2 में कौन कौन से एलिमेंट है देखिए आप। S2 में हमने एलिमेंट्स लिए थे, वो थे अल्फा 1 से लेकर अल्फा M तक और गामा 1 से लेकर गामा के तक। वो सारे अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है और वो बराबर है किसके? 0 के। S2 लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर S2 लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब C1 बराबर 0, C2 बराबर 0, CK बराबर 0 होगा, D1 बराबर 0 अप टू DM बराबर 0, ये सारे मान 0 आएंगे। अगर ये सारे मान 0 हैं तो इस समीकरण 1 में, हम इस समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 से हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि माइनस A1 अल्फा 1 माइनस A2 अल्फा 2 अप टू माइनस AM अल्फा M माइनस B1 बीटा 1 माइनस अप टू माइनस BN बीटा N की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी? क्योंकि C1 C2 ये सभी 0 आए हैं। अगर ये सभी 0 हैं तो इसका सम 0 आएगा। अगर इसका सम 0 है तो इसके जो मान आएंगे वो भी 0 के बराबर आएंगे। अब ये जो अल्फा 1 से लेकर बीटा N तक के अवयव बन रहे हैं वो S1 के अवयव बन रहे हैं, और S1 जो था वो लीनियर इंडिपेंडेंट था। अगर S1 लीनियर इंडिपेंडेंट था तो A1 बराबर 0, A2 बराबर 0 और अप टू B1 बराबर 0 और BN बराबर 0, ये सारे मान 0 आएंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि A1 सिग्मा यानी AI का मान भी 0 आ रहा है, BI का मान भी 0 आ रहा है और CI का मान भी 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमने यही पार्ट लिया था A1, B1 और C1 के रूप में। इसका अर्थ ये हो गया कि इनके सारे गुणांक जो हैं वो 0 के बराबर आ रहे हैं। अगर सारे गुणांक 0 के बराबर आ रहे हैं
तो जो S3 माना था हमने वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। हम यहाँ कहेंगे कि S3 लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब हम सिद्ध करेंगे कि L ऑफ S3 जो है वो α1 प्लस α2 का W1 प्लस W2 का बराबर है, यानी S3 के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर है W1 प्लस W2 के। इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये पता है कि S3 जो है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का, अर्थात L ऑफ S3 जो है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का, क्योंकि W1 प्लस W2 एक उपसमष्टि होती है और उपसमष्टि की परिभाषा के अनुसार जिसके जो अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास उसी में बिलोंग करेगा। ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब हमें ये प्रूफ करना है इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी W1 प्लस W2 इज द सबसेट ऑफ L ऑफ S3, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। इसको प्रूफ करने के लिए माना अल्फा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 से, इसका मतलब अल्फा जो होगा वो W1 के अवयव और W2 के अवयवों का योग होगा, यानी एक अवयव उसमें W1 का और एक अवयव W2 का योग जो होगा वो अल्फा से व्यक्त होता होगा। W1 के अवयव है तो W1 का जो हमारे पास आधार माना था हमने S1, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से व्यक्त होगा, और W2 के अवयव है तो इसका मतलब W2 का जो हमारे पास आधार माना था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसको S1 और S2 दोनों के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन से व्यक्त कर सकते हैं तो S1 में जो अवयव थे वो गामा 1 से लेकर अल्फा n तक थे, S2 में जो अवयव थे वो अल्फा 1 से बीटा n तक तो S1 के अवयव थे, और गामा 1 से लेकर गामा हमारे पास अल्फा m तक जो अवयव थे वो S1 के अवयव थे। इन दोनों का अगर जोड़ कर दें लीनियर कॉम्बिनेशंस का तो वापस S3 के अवयव बना देगा, अर्थात L ऑफ S3 के एलिमेंट्स बन जाएंगे ये, अर्थात अल्फा जो है वो बिलोंग करेगा L ऑफ S3 से। अगर L ऑफ S3 से बिलोंग करता है तो हमने एलिमेंट लिया था W1 प्लस W2 का, प्रूफ कर रहे हैं जब L ऑफ S3 से बिलोंग करता है तो L ऑफ W1 प्लस W2 सबसेट बन जाएगा L ऑफ S3 का। यहाँ सबसेट था हमारे पास, ऑपोजिट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, दोनों को कंबाइंड कर दें तो W1 प्लस W2 इक्वल्स टू L ऑफ S3, अर्थात S3 W1 प्लस W2 का आधार है, और अगर ये आधार है तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू होगा M प्लस N प्लस K के, अर्थात जो थ्योरम थी वो प्रूफ हो जाती है।